तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम सीखेंगे जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। ये हमारे आईपीसीसी के टैक्स पेपर में चैप्टर थर्ड जीएसटी की बुक में चैप्टर थर्ड है और ये कॉन्सेप्ट है। मैं इसको फटाफट आपके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूँ कि अभी मई में आप लोगों का एग्जाम है। होपफुली इट विल बी बेटर हेल्पफुल फॉर यू। सो सबसे पहले पढ़ते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी के अंदर में दो तरीके के जीएसटी में दो तरीके के चार्ज लगते हैं, मतलब जो टैक्स पे किए जाते हैं। एक तो फॉरवर्ड चार्ज में पे किए जाते हैं, एक पे किया जाता है रिवर्स चार्ज में मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मींस क्या होता है, अभी हम समझेंगे। फॉरवर्ड चार्ज, सपोज करो कि यहाँ पे सप्लायर है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सप्लायर एबीसी लिमिटेड ने अपना कुछ सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज दिया अपने कस्टमर को, उसे बोलेंगे रिसिपिएंट। सपोज करो मिस्टर ई को, डेट इज अ रिसिपिएंट। एबीसी लिमिटेड क्या है, सप्लायर। वैसे ही किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया, तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन हो गया, रिसिपिएंट। अगर आप कुछ सामान परचेज करने जाते हैं मार्केट में, और मार्केट में जो सेलर होता है वो सामान बेचता है, जो दुकानदार होता है डेट इज अ सप्लायर, एंड जो कंज्यूमर होता है डेट इज अ रिसिपिएंट। सो अभी हम यहाँ पे सप्लायर जब टैक्स चार्ज करता है रिसिपिएंट से, जब सप्लायर टैक्स चार्ज कर लेता है अपने सप्लाई पे रिसिपिएंट से, देन इट इज कॉल्ड एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कि आपने कोई 1 लाख का सामान परचेज किया, 1 लाख पे अगर उन्होंने 18,000 का जीएसटी लगा लिया, डेट इज 1,18,000। और वो आपसे मतलब कंज्यूमर से उसने पूरा 1,18,000 चार्ज कर लिया। डेट इज किससे, रिसिपिएंट से। अगर उसने 1,18,000 चार्ज कर लिया तो डेट इज अ फॉरवर्ड चार्ज। इट मीन्स कि सप्लायर चार्ज कर रहा है और रिसिपिएंट उसको क्या कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है। बट आरसीएम में क्या होता है, आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहाँ पे लायबिलिटी टू पे जो होती है, लायबिलिटी टू पे जो होता है वो होता है किसका, रिसिपिएंट का। रिसिपिएंट विल बी पेइंग द टैक्स, टैक्स मीन्स जीएसटी, और वो फिर उसका आईटीसी क्लेम करता है। ठीक है। तो आपके सिलेबस में, आईपीसी के बुक के सिलेबस में जो रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स, आरसीएम ऑन गुड्स, एज वेल एज आरसीएम ऑन सर्विसेज, दोनों बताए गए हैं। दोनों की लिस्ट है, जो लिस्ट आपके सेक्शन 93 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 53 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में बताया गया है। तो आपके जो पेपर के लिए, जो आईपीसी पेपर के लिए जो रिलेवेंट है, डेट इज आरसीएम ऑन सर्विसेज रिलेवेंट है। गुड्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज के लिए दिया गया है। तो हम आज वन बाय वन आरसीएम सर्विसेज, मैंने यहाँ पे आईपीसी से बुक डाउनलोड किया हुआ है। आईपीसी की बुक हमारी जो आईसीआई की मैनुअल है, और हम यहाँ से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है, मैंने अभी जस्ट ये आपको रीड करा दिया। इसमें देखेंगे आप, जनरली द सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ द सर्विसेज इज लायबल टू पे जीएसटी। However, under the reverse charge mechanism, the liability to pay GST is cast on recipient। मतलब कि जो recipient होगा वो जीएसटी पे करेगा, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे। Reverse charge means the liability to pay tax is on the recipient on supply of goods or services instead of the supplier of such goods or services in respect of notified category of supply। ओके। सो इसमें जो
It may be noted that the underlying principle of indirect tax is the burden of. So it may be noted that the underlying principle of an indirect tax is that burden of tax has been ultimately passed on the recipient. It means कि आरसीएम जहां भी अप्लीकेबल होगा वो उसमें जो हमारे पास रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेंगे. GST being an indirect tax, this principle holds good for GST. Under normal circumstances, the statutory liability to deposit GST and undertake compliances, that is किसका होता है? Supplier का होता है. But the same from its recipient. However, under the reverse charge mechanism, the statutory liability to deposit tax deposit करने की liability किसकी होती है और compliance requirements की liability किसकी होती है? Shift to recipient. ठीक है. यहाँ पे आप देखेंगे ये सेक्शन 9(3) जो हमारे पास है, सेक्शन 9(3) में बताया गया है इसके बारे में. सेक्शन 9(3) ऑफ CGST SGST एक्ट एंड नंबर 2 बताया गया है आपका सेक्शन 9(4) में भी आरसीएम है. बट जो आपकी लिस्ट जो दी गई है वो सेक्शन आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो आरसीएम ऑन गुड्स, ये आपका जो है आरसीएम ऑन गुड्स के ऊपर है, जिसपे कुछ लिस्टेड गुड्स हैं जिसके सेल करने से सप्लाई करने पे आपको मतलब कि रिसिपिएंट को आरसीएम में पे करना पड़ता है जीएसटी, उसके बाद उसको आईटीसी मिल जाता है. तो ये जो है दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस ओनली, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम. बट जो सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, दैट इज सर्विसेज वर टैक्सेबल पेबल बाय द रिसीप्ट. दोबारा पढ़ते हैं इसको, अब हम पहले वाली पढ़ेंगे. सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर टैक्स इज पेबल बाय, कौन पे करेगा? रिसिपिएंट. गुड्स लाइक nuts, BD wrappers, leaves, tobacco leaves, and raw cotton, when supplied by an agriculturalist to any registered person. जब ये जो गुड्स है, ये गुड्स, ये सारे गुड्स जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो नोट डाउन किए गए हैं, अगर ये कोई एग्रीकल्चर, कोई फार्मर, जो फार्मर होते हैं वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन तो आपके इस केस में क्या हो जाएगा? बायर हो जाएगा. तो इस केस में नॉर्मली जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आरसीएम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करेगा. नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ लॉटरी, when supplied by central government, union territory or any local authority to किसको? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट. जब सप्लाई ऑफ लॉटरी, लॉटरी आप समझते होंगे, लॉटरी टिकट्स जो होता है, अगर कोई लॉटरी टिकट्स अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी बेचती है, किसको बेचती है? डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को. तो इस केस में जो सेलिंग एजेंट है वो उस टिकट पे आरसीएम पे करेगा, जो भी अप्लीकेबल रेट होगा. ठीक है. उसके बाद आता है सिल्क यार्न, व्हेन सप्लाई बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन. अगर कोई सिल्क यार्न अगर आप बेच रहे हैं तो जो परचेज कर रहा है दिस ये उनकी लायबिलिटी है. अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये वो उसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे सिल्क यार्न के ऊपर. Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods based in scrap when supplied by central government. देखिए यूज्ड व्हीकल का जो बिजनेस करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी यूज्ड व्हीकल बेचती है? जो आप सपोज करो, अगर आप कई बार क्या होता है रोड पे चल रहे एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो गाड़ी पुलिस थाने में लग जाती है, देन आफ्टर सर्टेन पीरियड अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है या फिर उसे गाड़ी ही कॉन्फिस्केट कर दिया गया हो, तो देन सरकार उसको बाद में बेचती है, एज ए स्क्रैप बेचे या कैसे ही बेचे, तो जो बंदा परचेज कर रहा होगा वो उसको आरसीएम में टैक्स पे करेगा. अगर वो खरीदने वाला इंडिविजुअल है और रजिस्टर्ड नहीं है देन नो नीड टू पे टैक्स. बट अगर आप अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ सर्विस
टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 93। ये आपके पास 1 से लेके 15 या 16 तक की लिस्ट दी गई है जिसके ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल होता है। आरसीएम अप्लीकेबल सबसे पहले जीटीए की सर्विसेज पे आरसीएम अप्लीकेबल होता है, एडवोकेट की सर्विसेज पे आरसीएम अप्लीकेबल होता है, ट्राइब्यूनल सर्विसेज पे होता है। उसके बाद इसके अलावा आपके पास स्पॉन्सरशिप के केसेस पे आरसीएम अप्लीकेबल होता है। उसके अलावा आपके पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक कोई सर्विसेज देती है, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी देती है, उस केस में आपका आरसीएम अप्लीकेबल। तो कोई डायरेक्टर अगर कंपनी को अपार्ट फ्रॉम रेम्युनरेशन कोई फीस देती है, उस केस में आरसीएम अप्लीकेबल होता है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, हम वन बाय वन अभी इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे सो दैट आपके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत बेनिफिट रहे। सो पहला पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए। पहला देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये सीरियल नंबर यहाँ पे पहला, ये दिस इज अ सर्विस, ये नेम ऑफ सर्विस कैटेगरी है, ये सप्लायर कौन होगा एंड रिसिपिएंट कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सबसे पहले तो आपको समझने की बात ये है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन सी होती है। जीटीए, जीटीए मींस आप, जीटीए अगर आप इसके डेफिनेशन में जाएंगे, कोई भी टेम्पो वाला अगर कोई सामान सामान भेज रहा है या सामान पहुंचा रहा है एक से दूसरी जगह पर, तो वो जीटीए में फॉल नहीं करता। जीटीए में फॉल करने के लिए मेन कंडीशन होता है बिल्टी, बिल्टी या कंसाइनमेंट नोट। जब तक कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं होगा या बिल्टी इशू नहीं होगा, तब तक वो जीटीए की सर्विस नहीं मानी जाएगी। ये बात आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जीटीए की सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, किसको सर्विसेज दे रहे हैं, जीटीए की सर्विस दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, टू एनी फैक्ट्री, किसको दिया जा रहा है सर्विसेज, टू एनी फैक्ट्री रजिस्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट। एनी सोसाइटी, किसी सोसाइटी को दिया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट में। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। और एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट established by any under law and any partnership firm whether registered or not under any law including association person or any casual taxable person। मीन्स अगर जीटीए की सर्विस कोई भी पर्सन अगर फैक्ट्री को देता है जो कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी को देता है जो कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में देता है जो, इट मींस, या क्या बोलते हैं, अगर कोई पर्सन जो सीएसटी एक्ट में रजिस्टर उनको देता है, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर उसको देता है। मतलब कि जो ये जो भी फ्रेट जीटीए की सर्विस प्रोवाइडेड बाई, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए, हम जीटीए की सर्विस लेते हैं। तो अगर ये जीटीए की सर्विस किसी कंपनी को दिया जाता है, किसी फैक्ट्री को दिया जाता है, किसी सोसाइटी को दिया जाता है, किसी पार्टनरशिप फर्म को देता है, दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो भी जीटीए वाले हैं वो अपनी सर्विस का केवल अपनी फीस का बिल रेज करेंगे, और बाकी जो जो भी 18% नॉर्मली 18% 12% जो भी टैक्स इसके ऊपर जो रेट अप्लीकेबल होता है, आप रेट आपके एग्जाम के लिए रेट याद करना जो है वो आपके पास सिलेबस में दिया हुआ है, बट सिलेक्टिव दे रखा है आपके सिलेबस में। तो रेट पेपर में आपके दिया रहेगा 12% अप्लीकेबल होगा, 18% अप्लीकेबल होगा, 5% अप्लीकेबल होगा। बट नॉर्मली इस केस में जो आपके पास आरसीएम कौन पे करेगा आपका, इसके ऊपर फैक्ट्री, अगर आपने जीटीए की सर्विस फैक्ट्री को दिया तो फैक्ट्री पे करेगा, आपने सोसाइटी को दिया तो सोसाइटी पे करेगा, आपने किसी पर्सन को दिया जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर है तो वो टैक्स पे करेगा, अगर आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो वो बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को दिया तो पार्टनरशिप पे करेगा। इट मींस कि अगर आरसीएम, अगर किसी भी जीटीए की सर्विस दी जाती है तो हु विल बी लायबल टू पे, द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विसेज विल पे ऑन जीटी। ठीक है। सो सबसे पहले आप देखेंगे हाउ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए by way of transportation of goods or carries by road to a development or central government, local authority, government agency which has taken registration under the CGST Act only for the purpose of deducting the tax under section 51। अब समझेंगे 51 में कौन सा होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही कवर कर रखा है उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, अगर उन्होंने केवल अपना जो जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है केवल अगर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि उनको सेक्शन 51 में, मतलब टीसीएस आता है जो सेक्शन टीडीएस एंड टीसीएस वाला जो सेक्शन है, अगर उस टीडीएस टीसीएस को काटने के लिए अगर उन्होंने केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में ये वाला प्रोविजन आपको
आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस कि अगर कोई भी जीटीए सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, लोकल अथॉरिटी को देता है या गवर्नमेंट एजेंसी को देता है, और उस गवर्नमेंट एजेंसी ने केवल रजिस्ट्रेशन इस पर्पस के लिए लिया है, सेक्शन 51 के लिए लिया कि सो दैट वो टीसीएस काट सके, टीडीएस काट सके, तो उस केस में आरसीएम अप्लीकेबल उन गवर्नमेंट एजेंसी पे नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो अब आगे चलते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, इंडिविजुअल including a senior advocate or firm of advocate by way of office of legal service directly or indirectly। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एडवोकेट से आप लीगल सर्विस लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है लीगल सर्विसेज। अगर आप किसी एडवोकेट से प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, अगर आप किसी एडवोकेट से आईटीआर फाइल कराते हैं, किसी एडवोकेट से आप बोलते हैं कि आप मुझे अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दीजिए, किसी एडवोकेट को बोलते हैं आपके पीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, नॉर्मली करते हैं, तो अगर आप ये वाली सर्विसेज लेंगे तो इस केस में आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी कौन सा लीगल सर्विस लिया एडवोकेट से, देन जो भी एनी बिजनेस एंटिटी, अगर आप कोई भी बिजनेस एंटिटी, प्रोवाइडर कौन है, एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और ए फर्म ऑफ एडवोकेट्स, किसको, देन कौन पे करेगा, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट का जो फॉर्म होता है, वो अगर सर्विसेज देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, और बिजनेस एंटिटी इसमें ना लिमिट 20 लाख तक की आगे लिखा हुआ होगा, अगर बिजनेस एंटिटी की लिमिट 20 लाख से नीचे है देन आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होगा, और 20 लाख से ऊपर है, या वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एंटिटी बॉडी हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन यूज नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट किसी भी कंपनी को देता है, कि, किसी भी बिजनेस एंटिटी को देता है, और उसके टर्न ओवर 20 लाख से ऊपर है, देन आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे दो पॉइंट है याद रखने का, एक तो लीगल सर्विस होगा तो ही आरसीएम लगेगा, दूसरा 20 लाख से टर्न ओवर ऊपर होगा अप्लीकेबल, देन ओनली आपको टैक्स पे, आरसीएम में टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्विसेज सप्लाई बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सर्विसेज सप्लाई बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कौन से होते हैं, जिसमें लाइक जो कोर्ट होता है, बीच के जो मध्यस्थ लोग होते हैं, जो बीच में कोर्ट से पहले जो भी लोग होते हैं, मतलब अगर आपने कोई कोर्ट केस डायल किया है, तो जो ट्राइब्यूनल होती है, ट्राइब्यूनल ने अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी है, तो इस केस में जो ट्राइब्यूनल है, वो आरसीएम, ट्राइब्यूनल नहीं, सॉरी 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 ट्राइब्यूनल ने अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी जो है वो आरसीएम टैक्स पे करेगी। ठीक है जी, यहाँ पे कोई क्वांटम अमाउंट नहीं है, इसलिए आप ये सीधा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी ट्राइब्यूनल जो है, ट्राइब्यूनल ने अगर सर्विसेज दी है, किसको दी है, बिजनेस एंटिटी को दी है, तो बिजनेस एंटिटी उसको आरसीएम टैक्स पे करेगी। अब ध्यान रखिएगा, इसमें ना एक क्रॉस चेक है, ये प्रैक्टिकल लाइफ जब हम ऑडिट करने जाते हैं, तो ऑडिट में हम कई बार देख रहे होते हैं कि हम ना कई बार जो कोर्ट फीस होता है, कोर्ट फीस, उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, जो लॉयर होता है, ये ध्यान दीजिए, मैं लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि किसी लॉयर ने कुछ फीस सबमिट किया और कुछ उसने अपने लीगल चार्जेस लिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोर्ट फीस 50, मतलब कि 50 है, 1000 है, और मान लीजिए कि उनकी उनकी फीस 1-1.5 लाख रुपए, तो टोटल 2 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं बिल पे, तो आपको आरसीएम केवल जो उनकी लीगल फीस है उसी पे आपको आरसीएम टैक्स पे कराना है, ना कि आपके जो कोर्ट फीस है उस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। किसको दे रहे हैं हम, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप। एनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब समझ रहे हैं आप, एनी बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी जो होता है, कंपनी को अगर आप दे रहे हैं, या बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, ये पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो भी है, इनको अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, कौन सी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं, देन ये कौन पे करेगी आरसीएम में, एनी बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपिएंट पे करेगी आरसीएम में। कौन, रिसिपिएंट। अभी मैं स्पॉन्सरशिप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। लाइक कोई इवेंट हो रहा है, सपोज करो आप एक बड़ी कंपनी हो, बड़ी कंपनी में मान लो आपके पास बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां पे आपने उस एनुअल फंक्शन में आपने कुछ एनुअल मीट करा दिया, एनुअल फंक्शन कर लिया, वहां पे ना 4000 लोग आने वाले। अब 4000 लोग आने वाले हैं, तो आपने क्या किया कि अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अप्रोच करेंगी
कि आप एक काम कीजिए, आपने मीटिंग में ना आप मेरा स्टिकर, मेरी कंपनी का स्टिकर चिपका दे, जैसे हमारी टीकेसी एकेडमी है, हम बोलेंगे हमारी स्टिकर चिपका दे, सो दैट टीकेसी का नाम होगा, टीकेसी एकेडमी का नाम होगा। सो तो इस केस में क्या होगा कि जो भी कंपनी है, बड़ी कंपनी को, ये लिमिटेड मान लेते हैं कि ए लिमिटेड कोई कंपनी है, ये अपनी एनुअल डे फंक्शन कराना चाहती है, और हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, या मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट के लिए कोई फंक्शन डाल दिया, सो डेट वहां पे स्टूडेंट्स आएंगे, तो टीकेसी एकेडमी का पर्चा देखेंगे, तो टीकेसी एकेडमी वाले के पास के लिए क्लासेस के लिए जाएंगे, या उससे नॉलेज शेयरिंग के लिए कुछ क्लासेस लिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कौन दे रहा है? ए लिमिटेड दे रहा है। किसको दे रहा है? टीकेसी एकेडमी को। इस केस में टीकेसी एकेडमी जो है वो आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ठीक है जी, आगे चले। सो अब आता है आपका पांचवा क्लॉज। ये थोड़ा सा बड़ा क्लॉज है, और ये बड़ा है, और इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सर्विसेज सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। किसको दे रहे हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसको सर्विसेज दे रही है? बिजनेस एंटिटी को देती है, दे रही है। और कौन सी सर्विसेज दे रही है? सारी सर्विसेज एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। ये अगले क्लॉज में आरसी में डाल दिया इन्होंने, अभी तो यहाँ एक्सक्लूड किया, अगले क्लॉज में आरसी में डाल दिया है 5A में। या जो यहाँ पे सर्विसेज बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, इस केसेस में आपसे ये जो जो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस से जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, या स्पीड पोस्ट करते हैं, या क्या बोलते हैं कुरियर कराते हैं, वो आपका एफसीएम में है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में है। उसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज देती है, उस केस में आपका आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। कौन पे करेगा उस केस में? बिजनेस एंटिटी। कौन पे करेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर आएंगे आप, यहाँ पे आइए, ये देखिए, हु विल पे? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में आंसर डालिएगा ना, तो यहाँ पे ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे तो उन्होंने देखिए क्वेश्चन आंसर का तरीका जो लिखा है उन्होंने, एनी बिजनेस एंटिटी एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, शब्द का यूज उन्होंने किया हुआ है। सो अब देखेंगे यहाँ पे, ये सारे सर्विसेज इन द रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट वेसल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द पोर्ट, ये भी सर्विसेज आपका आरसी में कवर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, जो रेलवे की सर्विसेज होंगी, वो भी आरसी में कवर नहीं हो, गवर्नमेंट सीधी चार्ज कर लेती है। अगर आप एसी से जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जीएसटी चार्ज होता है, उसमें आरसी में नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मली उसमें जो पर्सन जाते हैं बिजनेस एंटिटी नहीं होते, इसलिए उन्होंने इसको बाहर कर दिया वहां से। अगर आरसी में डालोगे तो वहां पर तो नॉर्मली पर्सन कौन होते हैं? हम जैसे पैसेंजर्स जाने वाले, तो वो थोड़ी ना आरसी में टैक्स पे करेंगे। उन्होंने तो टिकट परचेज किया है, वो घूमेंगे आराम से, आएंगे जाएंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे कलेक्शन थोड़ा मुश्किल था। अगर क्योंकि बिजनेस एंटिटी से कितने लोग जाते हैं, बिजनेस के नाम पे कितनी टिकट होती होगी? 1%, आधा परसेंट। ट्रेन में आप जाओगे, ट्रेन में तो टिकट कैसे होती है? पर इंडिविजुअल के नाम पे होता है ना टिकट का। तो आप जो आरसीएम में, तो उन्होंने बोला कि बिजनेस एंटिटी से। और एक बात बताओ, अगर सारे पर्सन पे तुम यहाँ पे लगा दोगे, बिजनेस एंटिटी से तो चार्ज कर सकते हैं ना आप आरसीएम। यहाँ तो इंडिविजुअल है बहुत सारे, अब इंडिविजुअल से तो आप आरसीएम कलेक्ट कर नहीं सकते हो, या तो टिकट मिलना मुश्किल होता है, आप उससे आरसीएम कैसे ले लोगे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस क्लॉज को यहाँ से हटा दिया, और वो डायरेक्ट चार्ज करती है। अगर आप टिकट परचेज करते हो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी का, और थर्ड एसी का भी आई थिंक, तो उनके ऊपर भी जीएसटी अप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो अगला पॉइंट चलते हैं। 5A, सर्विस सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और बाय द लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड। वहां पे उन्होंने बिजनेस एंटिटी शब्द का यूज किया था। अगर देखेंगे ऊपर, उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी भी बिजनेस एंटिटी को ये सारी सर्विसेज देते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज देगी, तो बिजनेस एंटिटी को अगर देगी, देन आरसी में अप्लीकेबल होगा। एक्सेप्ट कौन सी सर्विसेज, ये याद रखने वाली चीजें हैं। अगर आप अगर रेंट का सर्विसेज देते हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, सॉरी, सेंट्रेल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे ना गवर्नमेंट का एक ही टर्म बोलूंगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सारे मिलके आप मान के चलो गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विसेज, कोई भी नहीं, पहले हम रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अगर किसको दिया है? रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, देन वो रजिस्टर्ड पर्सन ही आरसीएम में टैक्स पे करेगा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन
अगर गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस, उन्होंने बाकी सर्विसेज में से ये सर्विसेज हटा दिया, क्यों? ये सारी सर्विसेज आपके किस में चार्ज होंगे? फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज होंगे। लाइक पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज जो होगी वो फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज होगी। पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादातर ना इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। आप इंडिविजुअल से चार्ज नहीं कर सकते। अब आरसीएम का कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी पे चार्ज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन पे लगाया जा सकता है, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो ज्यादातर हम और आप जैसे वो इंडिविजुअल पर्सन जाते हैं तो आप उससे टैक्स थोड़ी ना, वो आप ये सपोज करते हैं कि वो आपसे सर्विसेज ले लेगा और वो अपने पास से टैक्स पे करा देगा। नहीं जी नहीं। ठीक है। देन आता है सर्विसेज बाय एयरक्राफ्ट वेसल्स इनसाइड एंड आउटसाइड। एयरक्राफ्ट का जो भी सर्विसेज दिया जाता है वो फॉरवर्ड चार्ज में चार्जेबल होता है। गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज देगी आपको, अगर किसी एयरक्राफ्ट को सर्विसेज दी जाती है, जो एरिया होता है जैसे आईजीआई एयरपोर्ट पे आपको एयरक्राफ्ट इनसाइड उससे आउटसाइड की जो भी सर्विसेज दी जाती है वो फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज होती है, वो आरसीएम पे एप्लीकेबल नहीं होता। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए होता है? पैसेंजर्स वगैरह, रेलवे बंदे आ रहे हैं, रेलवे बंदे जा रहे हैं, या या जो दिल्ली में डीटीसी बस है, स्टेट गवर्नमेंट की बस है, अगर उसमें बंदे आते जाते हैं तो वो जो क्या बोलते हैं, हालांकि कुछ हद तक वो एग्जेम्प्ट है, बट जहां भी चार्जेबल होगा तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करेगी, आरसीएम में चार्ज नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्लॉज आता है 5A, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला हो कि अगर रेंटिंग ऑफ बोलो प्रॉपर्टी अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करें किया जाएगा। चार्ज कौन करेगा? आरसीएम कौन पे करेगा? यानी रजिस्टर्ड पर्सन। ध्यान रहेगा। अच्छा, उसके बाद दो मोटे मोटे से क्लॉज आते हैं। आई थिंक ये दोनों क्लॉज मेरे ख्याल से रिलेवेंट है एग्जाम में। कई बार क्या बोलेंगे, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोल देंगे कि आपको के पास ये फॉलोइंग सर्विसेज है, आप बताइए आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। आपने सेल किया है 1 करोड़ का 1 महीने में, उसके बाद आपने कुछ सर्विसेज एडवोकेट से ली गई है, तो बताइए कुछ सर्विसेज आपने जो आप रेंट पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो बताइए। तो अल्टीमेटली वो ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में 2-4 पॉइंट्स डाल देंगे। वैसे ही प्रमोटर्स वाला है, आई थिंक मुझे लगता है ये कम इंपॉर्टेंट होगा, बट पढ़ाना तो है ही। सो प्रमोटर्स इस केस में क्या होता है? सर्विसेज सप्लाई बाय एन एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल एफसीआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय अ प्रमोटर। इस केस में आप देखेंगे तो सर्विस सप्लाई बाय एनी पर्सन मतलब कोई भी इंडिविजुअल, अगर वो अपना टीडी या डेवलपमेंट राइट या ये अगर ट्रांसफर कर देता है किसी कंपनी को, किसी प्रमोटर को, देन वो प्रमोटर आरसी में टैक्स पे करेगा। वैसे लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फ्रंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अप upfront amount called as tsunami sorry called as salami, cost price, development charges, or by any other name, and or periodic rent for the construction of the project by the promoter, then कौन टैक्स पे करेगा? प्रमोटर पे करेगा। इस केस में क्या होता है? इस केस में जैसे कोई पर्सन है अपने लैंड का राइट दे देता है, इसको दे देता है किसी बिल्डर को कि भाई इस पर तुम ना बिल्डिंग बनाओ, और बिल्डिंग बना करके 4 फ्लैट बनाओ, 4 फ्लैट बेच देना, कुछ पार्ट तुम रख लेना, 4 में से 2 बेच देना, एक तुम रख लेना, एक मुझे रख लेना। तो जो लैंड राइट जो बनाने का राइट जो ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको ट्रांसफर कर रहा है उस बिल्डर को, उस प्रमोटर को, तो वो बिल्डर इस केस में आरसी में टैक्स पे करेगा। जो पर्सन है, सपोज कर मेरे पास ना, मेरे पास मान लीजिए 100-200 गज पड़ा हुआ है खाली जमीन, मैं नीतीश कुमार, मेरे पास 100-200 गज की खाली जमीन पड़ा हुआ है, मैं किसी प्राइवेट बिल्डर को बोल देता हूँ कि आप एक काम कीजिए, इस जगह पे ना फ्लैट्स बनाइए 4 फ्लोर का, और 4 फ्लोर में एक काम कीजिएगा, 2 बेच देंगे, एक आप रख लेना, एक मैं रख लेंगे। ठीक है, तो उस केस में जो मैंने आपको एरिया दिया है, उसमें जो बनाने का जो राइट दिया है मैंने आपको, उस राइट पे जो प्रमोटर है, जिस जिस कंपनी को मैंने बोला कि आप बिल्डिंग बनाओ, फ्लैट बनाओ, तो उस प्रमोटर जो है उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। देन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पक्का आएगा, ये आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आईपीसी के एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये वाला पॉइंट पक्का आएगा। सर्विस सप्लाई बाय अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर जो है उस कंपनी को अगर सर्विसेज देता है, एक्सेप्ट व्हाट, तो सैलरी के अलावा, रेम्युनरेशन के अलावा अगर कुछ भी उसको पे किया जाता है, तो उस केस में जो कंपनी है, कंपनी आरसीएम में टैक्स पे करेगी। ये ध्यान रखिए, कौन पे करेगा? कॉर्पोरेट पे करेगा। अगर आप सपोज करो कि आप किसी भी डायरेक्टर को बोलते हो कि आप हमें कंसल्टेंसी दे दीजिए, हमें प्रोफेशनल फीस पे कर देंगे, तो अगर वो डायरेक्टर ने अगर उनको कोई कंसल्टेंसीज दी ऑन द बिहाफ कोई
कंसल्टेंसी दिया और उससे कंसल्टेंसी चार्ज किया और कंपनी ने कोई फीस पे किया हुआ है, प्रोफेशनल फीस ले लो, कंसल्टेंसी चार्ज ले लो, तो उस केस में कंपनी क्या पे करेगी, उसके उस केस के ऊपर आरसीए में टैक्स पे करेगी। सर्विस सप्लाई बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, सर्विस सप्लाई बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, जितनी भी भारतीय एक्सा हो गया, पॉलिसी बाजार में तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है, ये क्या बोलते हैं, यूनाइटेड इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जो भी इनके इंश्योरेंस के जो एजेंट होते हैं, एजेंट क्या होते हैं, एजेंट इन कंपनी को क्या देती है, सर्विसेज देती है। इस केस में क्या होगा, कौन सी सर्विसेज देती है, ये एजेंट। तो इस केस में जितने भी कंपनी है वो आरसीए में टैक्स पे करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। देन आता है सर्विस सर्विस सप्लाई बाय ए रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग कंपनी। आप एक काम करो, जब भी कई बार क्या होता है कि कोई जो पर्सन होता है वो लोन ले लेता है, लोन लेने के बाद बोलता है मैं पैसे पे नहीं करूंगा, तो क्या होता है, वो बंदे क्या करते हैं, जो बैंक्स वाले वो क्या करते हैं, वो बंदे हायर कर लेते हैं रिकवरी एजेंट, उनके घर पे जाकर के फिर पैसे रिकवरी करा करके बैंक को पैसे दे देते हैं। तो जो रिकवरी एजेंट होते हैं, तो रिकवरी एजेंट की सर्विसेज कौन, रेसिपिएंट कौन है, रिकवरी एजेंट सर्विसेज को दे रहा है, बैंक को दे रहा है, तो उस केस में बैंक टैक्स पे करेगा आरसीएम में। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, रिकवरी एजेंट, सर्विस रिसिपिएंट कौन है, बैंकिंग, फिर भी कौन पे कर रहा है, बैंक पे करेगा। ठीक है, ये चीज याद रहेगा, पेपर में मे भी रिलेवेंट है, ये आ सकता है। आपका एडवोकेट वाला और एक डायरेक्टर वाला, ये तो पक्का पक्का आएगा, और एक जीटीए वाला पक्का आएगा, जो मैक्सिमम केसेस में हमेशा ही एप्लीकेबल होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बाय वे ऑफ म्यूजिक कंपोजर, photographer, artist, or the like, the way of transfer of permitting the use of enjoyment of copyright. Copyright covered under section 13A of the Copyright Act relating to the original dramatic or musical or artistic work to a music company or producer or the और लाइक, मतलब कि जो भी कंपनी है आपकी, अगर किसी कंपनी ने, अगर आप इसमें किसी फोटोग्राफर ने या म्यूजिक कंपोजर ने या आर्टिस्ट ने कोई भी सर्विसेज दी है, किसको दी है, म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, द लाइक लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आरसीएम में पे करेगी। सपोज करो एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करती है, वो फिल्म बनाती है, फिल्म बनाती है तो वो क्या क्या हायर करता है, फोटोग्राफर हायर करेगा, म्यूजिक कंपोजर हायर करेंगे, आर्टिस्ट हायर करेंगे। तो आर्टिस्ट जो अपने प्रोफेशनल फीस जब पे करेगी, तो उस केस में जो कंपनी होगा, सपोज करो आर्टिस्ट ने या म्यूजिक म्यूजिक कंपोजर ने अपने 10 लाख का बिल दिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 10 लाख का बिल दिया, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस कंपोजर को 10 लाख का अमाउंट दे देगी, और 1,80,000 उसके ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट होगा वो किसको देगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। और जैसे पे करेगी उसके बाद आरसीएम का इनपुट उनको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, म्यूजिक कंपनी को। ठीक है, अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ द सर्विस बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ द कॉपीराइट कवर अंडर सेक्शन 13(1)(e) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरली वर्क टू ए पब्लिशर। मतलब कि जो पब्लिशर होते हैं, अगर जो ऑथर होता है, ऑथर अपनी सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, पब्लिशर को दे रहा है कि आप एक काम करो, ये बुक छाप दो, पब्लिशर मैं आपके थ्रू, आपकी आपकी कंपनी के थ्रू, ये पब्लिकेशन के थ्रू मैं अपना बुक छपवाना चाहता हूँ। जैसे हमारे, अगर आप जाएंगे आईटीओ पे जाएंगे तो वहाँ पूजा लॉ हाउस में बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं, राइटर्स की बुक्स जो होती है वो बुक्स छपी हुई होती है और हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें पब्लिशर होता है। अगर आप देखेंगे पूजा लॉ हाउस, दैट इज अ पब्लिशर। इस केस में जो पूजा लॉ हाउस होंगे वो क्या करेंगे, वो पब्लिशर है, वो टैक्स पे करेंगे आरसीएम। ठीक है, ओके। सो आगे चलते हैं, आई थिंक 2-4 पॉइंट अभी और बचे हुए हैं। उसके बाद देखिएगा सर्विसेज, 10वां पॉइंट है सर्विसेज सप्लाई व सर्विस बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज ये आपके प्रोफेशनल लाइफ, जब प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचेंगे, आर्टिकल्स पे पहुंचेंगे, देन इट इज इंपॉर्टेंट। आप सपोज और आपके पास आरबीआई ऑडिट मिल जाता है, आरबीआई ऑडिट करते टाइम आप ध्यान रखिएगा, अगर उन्होंने किसी की सर्विसेज ली है, ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स की सर्विसेज ली है, तो आरबीआई उस सर्विसेज पे आरसीए पे टैक्स पे करेगी। ठीक है, आप जस्ट ध्यान रखिएगा, नॉट मच रिलेवेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यस आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कि ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, वो विल बी द पेइंग, तो वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, बट जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में ये नहीं आ पाएगा। सर्विस सप्लाई बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन सर्विसेज सप्लाई बाय, कौन कर रहा है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप
और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर जो सर्विसेज ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो होते हैं, अगर ये किसको सर्विसेज दे रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर आप किसको सर्विसेज दे रहे हैं, बैंक और एनबीएफसी को दे रहे हैं, इस केस में क्या होगा, बैंक या एनबीएफसी जो भी है वो आपका आरसीएम में टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट आता है 12वां क्लॉज, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है, देन बैंकिंग कंपनी उसमें आरसीएम पे करेगी। नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, देन द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन द टेक्सटाइल डायरेक्टली। अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टू अ बिजनेस, जो एजेंट है वो किसको सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को दे रहा है, तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस टैक्स पे करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज, ये रिसेंटली अभी मतलब बाद में ऐड किया गया था, आई थिंक 2019 में ये आया था अमेंडमेंट, कि अगर कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही, किसको दी जा रही, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है। मतलब कि कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने पेरोल पे स्टाफ नहीं रखते, तो गार्ड को ना 2 दिन 4 दिन के लिए बुलाया जाता है। कौन देते हैं ये जो गार्ड की सर्विसेज या जो गेट पे गार्ड खड़े होते हैं, इन सब की सर्विसेज मॉल में या फैक्ट्री में बुलाई जाती है कि 2 दिन 4 दिन के। अगर मंथली बेसिस पे रखोगे तो खुद ही अपने पेरोल पे रख लेगा। बट बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, ईएसआईपीएफ को अवॉइड करने के लिए क्या करती है, वो करती है कि बाहर से बंदा बुलाओ, क्योंकि मान लो कि 2 4 स्टाफ की जरूरत है, 2 4 स्टाफ के लिए तो ईएसआईपीएफ की कंप्लायंस कौन बियर करेगा। तो इस केस में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, मैन पावर की सर्विस बुलाते हैं अपनी कंपनी में, उसे काम करवाते हैं और पर डे बेसिस पे उनको पे कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ है, सपोज करो कि एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का गार्ड 10 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है, सपोज करो 10 दिन, तो 10 दिन के लिए नया बंदा तो हायर करोगे नहीं। तो 10 दिन के लिए हम क्या करते हैं, हायरिंग एजेंसी को बोलते हैं भाई 10 दिन के लिए हमें गार्ड बंदा हमारे गेट पे भेज दो, 10 डेज के लिए। अब 10 डेज के लिए अगर हम उसको भेज रहे हैं, तो ना ही हम उस 10 दिन के लिए उस नए वाले बंदे के लिए पीएफ में रजिस्टर कराएंगे उसको, क्योंकि 10 दिन के लिए तो आया, ना ईएसआई के लिए कराएंगे, क्योंकि 10 दिन के बाद हमारे पास हमारा जो पुराना गार्ड है वो आ जाएगा, और पुराना वाला गार्ड हमारे सैलरी के पेरोल पे है। ठीक है। तो अगर हम ऐसे सर्विसेज लेते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर हम लिए जाते हैं, तो इस केस में एक्स लिमिटेड ने 10 दिन का जो पेमेंट उनको किया है उस पे आरसीएम पे करेगी। ये जो गार्ड वाले हैं, ये इसको केवल जो उनका फीस है, मान लो 10 दिन का 10,000 हो जाता है, 10,000 का बिल इनको देंगे, एक्स लिमिटेड 10,000 इनको देंगे, और 10,000 पे 18% का जो जीएसटी लगेगा 1,800 रुपए, एक्स लिमिटेड किसको पे करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to body corporate। देखिएगा यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट। ये ध्यान रखिए, सबसे पहली बात है, अगर कोई भी अगर मोटर व्हीकल अगर आपने हायर किया है, मान लो आउट स्टेशन जाने के लिए हायर किया है, और उस केस में अगर मोटर व्हीकल वाला आपसे अगर 12% चार्ज नहीं करता है, जीएसटी चार्ज नहीं करता है 12%, 12% से कम चार्ज करता है, क्योंकि देखो ना इसमें 12% और 5%, जो मोटर व्हीकल वाले होते हैं ना, उनका दोनों ऑप्शन होते हैं, जितने भी पैसेंजर्स कैरी करने वाले होते हैं उनका दो ऑप्शन है, 5% विदाउट आईटीसी, इसमें आईटीसी नहीं मिलता, उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ नॉर्मल, और मैंने कुछ हायर किए, कुछ मोटर व्हीकल हायर किया, क्यों, उनको पिकनिक पे ले जाने के लिए हायर किया मैंने, या वो पिकनिक में नहीं जा रहे, तो क्या होंगे नॉर्मली हमारे ये जो एम्प्लॉय है यहाँ से वहां तक जाने के लिए उन्हें एक दिन के लिए पूरा हायर कर लिया। सपोज करो मुझे रिसर्च पे जाना है, रिसर्च पे जाने के लिए मान लो दिल्ली से बंदे 10 बंदों का एम्प्लॉय भेज दिया हमने किसी अदर स्टेट में, मुंबई में भेज दिया कि रिसर्च करके आओ, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे ना मोटर व्हीकल हायर कर लिया। ठीक है। अब मोटर व्हीकल हायर कर लिया, तो मोटर व्हीकल वाले ने हमें इनवाइस दिया 1 लाख का, मान लो 8 10 दिन का था हायरिंग, 8 10 दिन का 1 लाख का इनवाइस दिया। अब 1 लाख का इनवाइसेस उन्होंने दिया, तो अगर वो मेरे से 5,000 चार्ज करती है 5%, उस केस में भी उस केस में भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। अगर वो हमसे 12% चार्ज कर लेती तो हमें कोई, अगर वो जो कंपनी 1 लाख और 12,000 का बिल देती तो हम आरसीएम पे नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर उसने हमसे क्या किया, 1 लाख पे केवल 5,000 चार्ज किया, या 1 लाख का बिल दे दिया, देखिए ये ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन सेक्शन है। अगर उसने केवल 1 लाख का बिल दिया, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे XYZ लिमिटेड, ध्यान देना,
XYZ लिमिटेड है, इनके किसी एम्प्लॉय को 10 डेज के लिए मोटर व्हीकल चाहिए था। ठीक है, मोटर व्हीकल वालों का नाम है अ, जगदम्बा जगदम्बा ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, अब जगदम्बा ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने दो चार मोटर व्हीकल दे दिए, चार मोटर व्हीकल, चार गाड़ी दे दिया इनके एम्प्लॉय को। और इनके एम्प्लॉय ने 10 दिन खूब अच्छे से, 10-11 दिन अपनी रिसर्च किया, होटल टू घर, घर टू होटल, और फिर सॉरी होटल टू रिसर्च प्लेस जहां पे इनको रिसर्च करना था, खूब घुमाया। तो अब 10 दिन के बाद जगदम्बा वालों ने इनको बिलिंग करी 1 लाख रुपए। अब ध्यान रखिएगा, इस केस में हमारे पास, इस केस में रिसिपिएंट कौन है? XYZ लिमिटेड है। प्रोवाइडर सप्लायर कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा सप्लायर ये है। तो इन्होंने केवल अगर हमें 1 लाख का बिल दिया और बिल पे लिख दिया था कि सर्विस टैक्सेबल अंडर RCM, तो कौन पे करेगी? XYZ लिमिटेड पे करेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 लाख के बाद पहला ऑप्शन तो ये था टैक्स जीरो, दूसरे ऑप्शन में क्या किया उन्होंने? 5% चार्ज कर लिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के पास ना दो ऑप्शन होते हैं, 5% विदाउट ITC एंड 12% विद ITC। अगर इसने 5% भी चार्ज कर लिया तो भी हमें RCM पे करना पड़ेगा, यहाँ पे भी RCM पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने 12%, जगदम्बा वालों ने 1 लाख प्लस 12,000 का बिल दे दिया उसने, तो हमें RCM पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मतलब XYZ। ठीक है, ध्यान रहेगा, आई होप याद रहेगा, याद रख लीजिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 4 मार्क्स में पक्का ही पक्का आएगा। फिर आई थिंक ये लास्ट सर्विसेज आ रहा है आपका, services of lending of securities under the security lending scheme of the Security and Exchange Board of India as amended। ध्यान रखिएगा, ये वाले इस केस में कौन है? लेंडर। तो जो बोरोवर है, बोरोवर ए पर्सन हु बोरो द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू अप्रूव, तो जो बोरोवर है वो RCM टैक्स पे करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये आपके यहाँ तक 16 लाइन आइटम है जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। 16 लाइन आइटम के बाद में कुछ क्वेश्चंस है जो इसी 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 चैप्टर के आपके पास, आपके बुक में इसी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि वही आ जाए। लेकिन इसके अलावा पेपर तो मैं क्वेश्चन तो रीड आउट कर रहा हूँ, बट आपको आंसर जो उन्होंने दिया है उसके तरीके पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आंसर इस तरीके से चेक करेंगे जिस तरीके से आपको सजेस्टेड दिया गया है बुक के अंदर। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आंसर का तरीका करते हैं। ये देखेंगे, इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे लाइबल टू पे टैक्स अंडर GTA सर्विसेज 5% एंड 12%, 5% में ITC नहीं मिलता है, 12% में ITC मिलता है, इसी के बारे में उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, सो पहले हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इजी जी से है, आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लिख करके देखने की जरूरत है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्जाम है वो लिखने का एग्जाम है, पढ़ने का एग्जाम नहीं है। मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ, सो दैट आपको थोड़ी सी एग्जाम में हेल्प मिल सके। और हाँ, अभी आप लोग ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, छोटा तो नहीं बोलेंगे बट स्टिल, एक्चुअली अगर ये बताया जाए तो ये मैंने GST के ऊपर और सारे वीडियो बनाए हैं, बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट वीडियो है। तो आई फर्स्ट वीडियो, तो गलतियां तो होंगी होंगी, जाहिर सी बात है, बट ठीक है, मैं डे बाय डे वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता जाऊंगा, सो डेट जो भी लर्नर है, जो भी समझना चाहते हैं, उनको बेनिफिट मिले। ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, टेस्ट योर नॉलेज। स्टेट द पर्सन liable to pay tax in the following independent cases provided recipient is located in taxable territory। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट कहाँ पे है? टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में ही है। और टैक्सेबल टेरिटरी का डेफिनेशन आपको पता है? नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन मैं आप लोगों को उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट यस, इंडिया के डेफिनेशन फॉलो करता है, कहाँ कहाँ तक इंडिया है। इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल जोन है 12 नॉटिक माइल से, फिर आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो सारी चीजें कवर होती है, वो चीजें बताएंगे। सबसे पहले, सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, RCM लगेगा या नहीं लगेगा? सोच के बताइएगा मुझे।
आर्बिटर ट्राइब्यूनल ने दिया है, एडवोकेट नहीं है, आर्बिटर ट्राइब्यूनल है। ठीक है, किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। तो क्या आरसीएम लगेगा? यस या नो? यस या नो बताएंगे मुझे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिटर ट्राइब्यूनल टू एन बिजनेस एंटिटी, इस केस में आरसीएम लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आंसर देखेंगे, आंसर लिखने का तरीका क्या है। देन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, देखिए अगर आप किसी इंडिविजुअल को देते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को, उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगता है। ये ध्यान रखिएगा। जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज थी वो केवल बिजनेस एंड बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फॉर्म पे एप्लीकेबल था, किसी इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं था, तो इसके आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इस केस में भी आरसीएम लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर देखते हैं, चलिए। इन्होंने हिंट दिया है, आंसर है। आंसर में देखिए क्या है। सिंस पहला वाला कौन सा था हमारे पास? आर्बिटर ट्राइब्यूनल वाला। सिंस जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय आर्बिटर ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड, देखिए आप यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, पूरा पूरा लाइन लिखा हुआ है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिटर ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर आरसीएम, ये ध्यान रखें। अगर आप पेपर में एग्जाम में अगर आप मान लो आपने केवल लोकेट यहाँ तक लिख देते हो टू बिजनेस एंटिटी तक, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी नहीं लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स काट सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी आप पेपर लिखते हैं ना, एटलीस्ट आप आंसर अपने कॉपी पेन से लिखा कीजिए, सो देट आपको ध्यान रहे कि क्या लिख रहे हैं और मैच करिए। इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट देखिएगा। एक आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल टू किसको? बिजनेस एंटिटी और लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर अगर बिजनेस एंटिटी अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा, फिर तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि लोकेटेड ये जीएसटी कहाँ लगता है? टैक्सेबल टेरिटरी में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल अंडर योर sponsorship services provided by any person to body corporate और पार्टनरशिप फर्म देन अप्लीकेबल होता है। हमारे केस में क्या है, हमने इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया था, तो उस केस में क्या होगा? आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होगा, बिल नॉट बी अप्लीकेबल। ठीक है जी, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है जीएसटी ऑन द सर्विस सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट is payable under reverse charge. Therefore, in the given case, CGST payable under reverse charge by the recipient, that is business entity. ठीक है जी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विवेक गोयल है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद कीजिए मैंने बोला था ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर केस आएगा। हैज रिसीव्ड सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू 1 लाख फ्रॉम ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, who is person liable to pay tax in the case। अब पूछ रहा विवेक गोयल है। विवेक गोयल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी सिटिंग फीस की सर्विसेज दी है और उन्होंने रिसीव किया अमाउंट कितना? ये 1 लाख रुपए चार्ज रिसीव किया, किससे किया? ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड से किया। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्विस टैक्स जो जीएसटी है वो कौन पे करेगा? विवेक गोयल जी पे करेंगे और ए टू जेड लिमिटेड पे करेगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? विवेक गोयल जी। सर्विस रिसिपिएंट कौन है? ए टू जे प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या इस केस में आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप जरा ऊपर जो आपका है उस पर रीड कीजिए और फिर आप मुझे बताइए। तो इस केस में जो हमारा ये क्लॉज है आपका ए टू जेड वाला, तो ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड है, वो टैक्स पे करेगी आरसीएम। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट सर्विस जो मैंने बोला था, डायरेक्टर अगर कोई भी सर्विस देता है रेमुनरेशन के अलावा कोई भी फीस अगर रिसीव करता है कंपनी से, तो उस केस पे उस पे आरसीएम अप्लीकेबल होता है। Raghu Associates provided sponsorship services to We Win Cricket Academy and LLPA. Determine the person liable to pay tax. Academy pay sorry. Raghu Associates provided sponsorship services to We Win Cricket Academy and LLP. कौन पे करेगा? We Win Cricket Academy पे करेगी, LLP है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस में रिसिपिएंट जो होता है वो पे करने के लिए लायबल होता है। नेक्स्ट आता है सेफ ट्रांस अ गुड्स जीटीए है, GT company transported goods of couple and company a partnership firm which is not registered under GST. Determine the person liable to pay tax in this case। देखिएगा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि टैक्स कौन पे करेगा? सेफ ट्रांस कंपनी पे करेगी
या कपिल एंड कंपनी पे करेगी? चलो सोचिए। और तो नेक्स्ट आता है आपका, इस केस में कौन पे करेगा? आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप क्लॉज देखेंगे जा करके, तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, पार्टनरशिप फॉर्म आरसीएम में टैक्स पे करेगी। कौन पे करेगी? कपिल एंड कंपनी। नेक्स्ट आता है लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत, एन एडवोकेट है फ्रॉम मैसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहली बात, हैविंग टर्नओवर 50 लाख। देखिए यहाँ पर टर्नओवर बताया इन्होंने। मैंने क्या बोला था? अगर 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है और सर्विस कौन सी है? लीगल है। प्रोवाइडर कौन है? एडवोकेट है। एडवोकेट ने कोई भी सर्विसेज, कौन सर्विस? लीगल सर्विसेज। कौन सर्विसेज? लीगल सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को देती है और वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तो आपका आरसीएम में फॉल करेगा। तो इस केस में कौन टैक्स पे करेगा? आरसीएम, तत्वा ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पूछा है, सर्विस सप्लाई बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, आरसीएम कौन पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर, कौन पे करेगा? कार डीलर। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी, यहाँ तक का। और इसके अलावा ये खत्म हो गया आपका, यही वाला है आरसीएम तक, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप और कौन सी वीडियो और कौन से टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने बताया आपसे कि ये मेरा पहला वीडियो है जो कि आईपीसीसी के स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप धीरे धीरे मैं भी इसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा, जिससे मैंने सीए कर लिया था। धीरे धीरे, पहले मैं भी नया था, सीए हो गई है। तो मैं टीचिंग में तो हूँ ही काफी पहले से, बट जो मैं नॉर्मली जो जीएसटी की जो क्लासेस में ना नॉलेज शेयर सेशन में मेरे वीडियोस हैं, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू आईपीसीसी क्लास या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा पहला वीडियो है। तो जो भी गलती होगा उसके लिए माफ कर दीजिएगा, और आगे फिर देखते हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो नई न्यू वीडियो आएगी। नहीं तो और भी जो मुझे टफ लग रहे होंगे, कि जो थोड़ा सा टफ है वो स्टूडेंट्स को उसके ऊपर अपने नॉलेज शेयर किया जाए, तो मैं करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।